बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का। पिछले लेक्चर में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था डेटा स्ट्रक्चर का और एल्गोरिथम्स का, और उसमें हमने जो बातें डिस्कस की थी उसमें हमने नीड फॉर डेटा स्ट्रक्चर देखा था कि हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों होती है। टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कहा था कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसके अलावा हमने एल्गोरिथम की टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की थी, और हमने ये कहा था कि हम अपने इस डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के कोर्स में ज़्यादा फोकस जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी के ऊपर करेंगे, यानी प्रोसेसर के टाइम पे बात करेंगे कि कितना रिस्पॉन्स टाइम जो है वो किसी एल्गोरिथम का है। तो ये बातें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस की थी, इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। और अब हम वन बाय वन हर डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिस डेटा स्ट्रक्चर की बात करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एरे। So the first data structure that we are going to study is named as array. Array आप इससे पहले प्रोग्रामिंग के जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी कवर कर चुके हैं, लेकिन हमने चूंकि जावा में इम्प्लीमेंटेशन करनी है डेटा स्ट्रक्चर की, तो अब हम एरे को वन डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे जो है वो किस तरह से जावा में इम्प्लीमेंट होंगे उस पर हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम एरे की कुछ एप्लीकेशन के बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में कहा था कि एरे जो है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से मुराद ये थी कि अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन करें पेपर के ऊपर, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली एक लाइन में हम एरे को जो है वो ड्रॉ करते हैं या हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्टिव है इस डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने का कि आपको बताया जाए कि लीनियर एरे या हम एरे इटसेल्फ इज़ अ लीनियर, उसकी रिप्रेजेंटेशन मेन मेमोरी में यानी रैम में किस तरह से होती है, और हम एक एरे के ऊपर चाहे वो वन डायमेंशनल एरे है या वो मल्टी डायमेंशनल एरे है, बोथ काइंड में वो हम मल्टी डायमेंशनल को जो है वो पेपर के ऊपर तो हम रोज और कॉलम की फॉर्म में करते हैं, लेकिन अगर हम मेन मेमोरी में बात करें तो वो भी एज अ वन डायमेंशनल एरे या लीनियर एरे जो है वो रिप्रेजेंट होता है। ये हम आगे चल के इसको देखेंगे। तो हमने हमारा ऑब्जेक्टिव ये है एरे को पढ़ने का कि हमने एक लीनियर एरे, वन डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और उसको किस तरह हम मेन मेमोरी में वो कैसे रिप्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ ऑपरेशन स्टडी करेंगे, और जो मेजर ऑपरेशन हम देखेंगे वो ये है कि हम हर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, यानी इंसर्शन का ऑपरेशन देखेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, डिलीशन का ऑपरेशन देखेंगे, और ट्रावर्स कैसे करेंगे यानी ट्रावर्सिंग कैसे करेंगे, उस डेटा स्ट्रक्चर में जो डेटा स्टोर है उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे एटलीस्ट वंस। तो मेजरली हम इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग के ऑपरेशन जो हैं वो हर डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम जाके उसकी स्टडी करेंगे। इसमें भी हमने एरे को इसी हवाले से देखना है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि हमारे डेटा स्ट्रक्चर लीनियर और नॉन लीनियर दो टाइप्स के होते हैं, और लीनियर में हम सबसे पहले जो है वो एरे को डिस्कस कर रहे हैं, जबकि इसमें लिंक लिस्ट जो है इसको भी हम लीनियर ही कहते हैं। आप लीनियर लिंक लिस्ट कहते हैं या सिंपल लिंक लिस्ट कहते हैं, क्योंकि लिंक लिस्ट भी एरे की तरह अगर हम इसको ड्रॉ करें तो ये एक लाइन में हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर में जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर हैं उनमें आपका एरे आता है और आपकी लिंक लिस्ट आती है, और नॉन लीनियर हम इसके बाद बात करेंगे, जो इसमें कि ट्री है और आपका क्या है, ग्राफ है। ठीक है। और ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको बताया कि हम ट्रावर्सिंग का ऑपरेशन करेंगे, हम इंसर्टिंग का ऑपरेशन करेंगे, डिलीटिंग का ऑपरेशन करेंगे। ये तीन मेजर ऑपरेशन हैं। जो बाकी यहाँ पे लिखे हुए हैं सर्चिंग है या सॉर्टिंग है या मर्जिंग है, तो सर्चिंग के लिए भी आपको जो है वो ट्रावर्सिंग करनी पड़ती है, यानी अगर आपने किसी डेटा को सर्च करना है एरे के अंदर तो जाहिर है आप ट्रावर्स करेंगे, यानी एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे एटलीस्ट वन, तो आपको पता चलेगा कि वो एलिमेंट जो है उसमें मौजूद है या नहीं। या अगर आप सॉर्टिंग का भी ऑपरेशन करेंगे तो उसमें भी आप ट्रावर्सिंग करेंगे, यानी एक्सेस करेंगे डेटा को, तो जाहिर है आप उसको तभी सॉर्ट कर सकते हैं। या अगर मर्जिंग करेंगे तो तब भी आप डेटा को एक्सेस करेंगे, ट्रावर्स करेंगे, तो तभी आप डेटा को जो है वो मर्ज कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रावर्सिंग जो है उसमें ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, सर्चिंग भी, सॉर्टिंग भी, मर्जिंग भी। बेसिकली हमने तीन मेजर ऑपरेशन पे बात करनी है, ट्रावर्सिंग पे, इंसर्टिंग पे और डिलीटिंग पे।
सो एरे इज यूज टू स्टोर अ फिक्स साइज फॉर डेटा, यानी एरे जो है उसमें हम जो साइज एरे का डिक्लेयर कर देते हैं वो उसका फिक्स साइज होता है। लेकिन जो लिंक लिस्ट है जो हम इसके बाद पढ़ेंगे, ये हमारा डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर होगा, यानी इसमें हम लिंक लिस्ट को श्रिंक भी कर सकते हैं, ग्रो भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई लिंक लिस्ट इज यूज टू स्टोर डेटा वेरिंग इन साइज, यानी आपका डेटा जो है वो जिस तरीके से आपका डेटा बढ़ता रहेगा उसी तरह से हम लिंक लिस्ट को ग्रो करते रहेंगे। इसका मतलब ये है कि एरे को जब हम फिक्स साइज का एरे डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी करते रहे हैं पीछे, जो आपने जैसे इंट एरे 100 का कर दिया या 50 का कर दिया, तो उसके बाद आपने नंबर उसमें 5 या 6 एंटर किए, तो वो आपने पहले से उसको फिक्स साइज दे दिया था, तो बाकी जो है वो आपकी वेस्ट हो जाती है मेमोरी। लेकिन लिंक लिस्ट जो है वो इसलिए प्रेफरेबल है एरे से मेमोरी की एफिशिएंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जितना आपका डेटा होता है उतनी ही आप लिंक लिस्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं, करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, और अगर ज़रूरत नहीं होता तो आप एक्स्ट्रा कोई लिंक लिस्ट में जो है वो मेमोरी इस्तेमाल नहीं करते। ये हम एरे के बाद जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। सो हम अगर एडवांटेजेस ऑफ एन एरे पे आएँ, तो सबसे पहली बात तो ये है कि एरे जो है इट इज़ अ वेरी सिंपल डेटा स्ट्रक्चर। क्योंकि आपने अब तक जो है जब आपने प्रोग्रामिंग की है, तो अगर आपने एरे के बाद स्ट्रक्चर के ऊपर काम किया हो, STRUCT जो डेटा टाइप हम मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, जिस पे हम मेजरली काम करेंगे इस कोर्स में, तो आपने ये देखा होगा कि एरे की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी सिंपल है। अगर आप 1 डायमेंशनल एरे करते हैं तो एक फॉर लूप लगा लेते हैं, सिमिलरली 2 डायमेंशनल एरे करते हैं तो 2 फॉर लूप्स लगा लेते हैं, और इस तरीके से जितनी डायमेंशन आपकी बढ़ती जाती है आप उतने ही लूप्स इंक्रीज करते हैं। वेरी सिंपल टू हैंडल, आप उसके सबस्क्रिप्ट जो है वो ब्रैकेट्स डिफाइन करके आप कर लेते हैं। सो एरे इज़ वेरी सिंपल टू यूज़। एंड सेकेंडली इकोनॉमिकल है। इकोनॉमिकल इस तरह से है कि अगर आपका फुल यूज़ ऑफ मेमोरी, यानी अगर आपने, इसका मतलब ये है कि अगर आपने 100 का एरे जो है वो डिक्लेयर किया और आप 100 की 100 लोकेशन पे डेटा डाल दे, तो इसका मतलब ये है कि आपने फुल यूज़ ऑफ मेमोरी की है। लेकिन यही फिर आपकी नीचे डिसएडवांटेज हो जाती है, जिसको आप ये देख रहे हैं, वेस्टिंग मेमोरी इफ़ नॉट फुली यूज। अगेन इसका यही मतलब है कि अगर आपने 100 लोकेशन का एरे डिक्लेयर किया है और आप उसमें सिर्फ 5 या 6 या 10 या 20 मार्क्स नंबर एंटर कर रहे हैं, और जो रेस्ट ऑफ द मेमोरी है वो आपकी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने जो है उसको फिक्स साइज का डिक्लेयर किया और वो कंपाइल टाइम पे है, जो है वो मेमोरी जो है वो उसके अंदर रिजर्व हो जाती है। या जिस दूसरे लफ्ज़ों में आप कहते हैं कि स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर है, कि आपका कंपाइल टाइम पे जो है वो उतनी मेमोरी रिजर्व करके जब आप उसको रन करते हैं तो वो मेमोरी उसकी कंपाइल टाइम पे रिजर्व हो चुकी होती है 100 लोकेशन के लिए। इसका क्या मतलब है कि अगर आपने इंट एरे डिक्लेयर किया है और अगर एक इंट जो है वो 4 बाइट लेता है, तो आपके 4 × 100 400 बाइट्स जो है वो आपके रैम में रिजर्व हो गए हैं। बेशक आप उसमें सिर्फ 5 या 6 नंबर एंटर करें, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप तमाम के तमाम 100 में डेटा एंटर कर लेंगे तो आप कहेंगे कि एरे इकोनॉमिकल है, और अगर आप उसको फुल यूज़ नहीं करेंगे तो आप ये कहेंगे कि आपने मेमोरी को जो है वो वेस्ट किया है। तो इस तरीके से ये इसकी एडवांटेज भी बन सकती है और ये इसकी डिसएडवांटेज भी बन सकती है। लेकिन डिसएडवांटेज इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आपको जब आप एक रियल प्रॉब्लम के लिए एरे डिक्लेयर करते हैं, रियल प्रॉब्लम का मतलब ये है कि आपने किसी स्कूल के लिए फॉर एग्जांपल कोई लिखा एप्लीकेशन बनाई और उसमें आप एरे यूज़ करें, तो आपको ये पता नहीं होता कि ये डेटा कितने कितने अरसे में कितना जो है और आपको एरे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो आप एक रफ सा जो है उसको काफ़ी एक्सटेंड करके एक रफ सी उसको दे देते हैं साइज़ के, इतना तो होगा 1 साल के बाद या 2 साल के बाद। लेकिन वो आपको पता नहीं होता कि वो वाकई वो तमाम का तमाम डेटा की लोकेशन जो है वो यूज़ हो जाएंगी डेटा के लिए। तो इसलिए इसकी जो डिसएडवांटेज है वो ज़्यादा इसमें मैटर करती है बजाय इसके कि इसकी एडवांटेज के। क्योंकि अगर आपको बिल्कुल श्योर हो कि आपने इतने ही डेटा जो है ये सारे का सारा आपकी लोकेशन पे आएगा, फिर तो ये इकोनॉमिकल है, जो कि पॉसिबल नहीं है रियल लाइफ में, क्योंकि रियल लाइफ में आप 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आपका डेटा इसी हिसाब से जो है वो इंक्रीज होगा। तो इसलिए ये डिसएडवांटेज में जो है ना वो एरे की ज़्यादा आता है कि आप रैम को जो है वो कंपाइल टाइम पे आप रैम रिजर्व करके एरेज के लिए आप उसको वेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि रन टाइम पे आप उसको उतना डेटा नहीं दे रहे होते। ठीक है। अगेन उसकी थर्ड एडवांटेज में ये है कि ये रैंडम एक्सेस है एट द सेम टाइम, यानी कि आप इसको कोई भी लोकेशन, आप जैसे आपने 100 का किया तो आप 32 पे जा सकते हैं, 33, 34, कोई भी आप सब्सक्रिप्ट देते हैं तो आप रैंडमली जो है वो किसी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि एरे जो है उसको कंजक्टिव लोकेशन चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स कंजक्टिव लोकेशन। कंजक्टिव लोकेशन का क्या मतलब है
क्योंकि एरे जो है उसमें सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस जो है वो कंपाइलर के पास होता है, यानी अगर आपका एरे 2000 मेमोरी एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका इंट एरे है तो वो 4 बाइट्स के हिसाब से जो है अगले अगले डेटा का एड्रेस रखता है। तो ये कंजक्टिव लोकेशन इसको रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि इसकी डिसएडवांटेज इस तरीके से है कि फॉर एग्जांपल अगर आपको 400 बाइट्स रिक्वायर्ड है 100 इंट के लिए, और अगर आपका एक बाइट भी कम है, यानी 399 बाइट्स आपके किसी एक जगह पे इकट्ठे खाली नहीं पड़े हुए कंसेक्टिवली, तो आपका वो एरे डिक्लेयर नहीं होगा और आपको आउट ऑफ मेमोरी एरर आएगा, हालांकि 399 बाइट्स जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो चूंकि एरे जो है उसको कंजक्टिव लोकेशन चाहिए होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ स्टार्टिंग एड्रेस कंपाइलर के पास होता है और बाकी रेस्ट ऑफ द एड्रेसेस जो है वो डेटा टाइप के ऊपर कैलकुलेट करता है। अगर इंट है तो लेट सपोज 4 बाइट्स, अगर फ्लोट है तो लेट सपोज 8 बाइट्स, यानी पहला जो एलिमेंट है वो 2000 या 200 एड्रेस पे है, तो अगला जो है वो 2008 पे होगा, फिर 2016। तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइलर जो है डेटा टाइप के ऊपर बेस करके एड्रेसेस निकालता है। तो अगर ये कंजक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब ये कि वो सेकंड एलिमेंट पे जाके नहीं पहुंच सकेगा, या थर्ड पे नहीं या फोर्थ पे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो कंडक्टिव लोकेशन इसको रिक्वायर्ड होती हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज, जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको इकट्ठी इतनी उसके पास खाली मेमोरी रैम में किसी जगह पे नहीं है, कंडक्टिवली नहीं पड़ी हुई है, तो फिर वो एरे जो है हालांकि अवेलेबल होती हैं बाइट्स, मगर एरे डिक्लेयर नहीं हो सकता। ये बिल्कुल उसकी अपोज है। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम फुली जो है एफिशिएंटली यूटिलाइज करते हैं रैम को, हमें कोई कंडक्टिव लोकेशन का उसमें जो है वो नहीं होती, रिक्वायरमेंट नहीं होती। और अगर आपके पास जितनी अवेलेबल रैम अवेलेबल कोई भी बाइट्स होंगे आपके, सपोज एक इंट के लिए अगर 4 बाइट्स कहीं पड़े होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको कंजक्टिव लोकेशन जो है वो नहीं चाहिए होती है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो एरे जो है उसके एडवांटेजेस के मुकाबले में उसके डिसएडवांटेज या लिमिटेशन जिसको हम कह सकते हैं वो ज़्यादा हैं। क्योंकि एडवांटेजेस में यही है कि ये प्रोग्रामर के लिए सिंपल है, मशीन के लिए जो है आपने उसकी रैम को जो है वो आप वेस्ट कर रहे होते हैं। या एक बहुत बड़ी इसकी डिसएडवांटेज या लिमिटेशन ये है कि आप एरे जो है वो सेम डेटा टाइप का स्ट्रक्चर है, यानी अगर आपने इंट एरे डिक्लेयर किया तो आप उसमें फिर फ्लोट या करेक्टर या इस तरह का डेटा नहीं डाल सकते, जो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। क्योंकि रियल लाइफ में अगर आप एक सिंपल सा भी किसी का डेटा रिप्रेजेंट करना चाहें, सिंपल चीज़ का, फॉर एग्जांपल आपने एक स्टोर के ऊपर एक लाइक सोप है, उसकी अगर आपने डेटा देना है तो आपने सोप का नाम भी देना है, अपने सोप की प्राइस भी देनी है, सोप का कलर भी देना है, तो आपको पता चलेगा कि मल्टीपल डेटा टाइप में आप एक एंटिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइफ में। तो जब आप प्रोग्रामिंग में उसको सोप को रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर है आपको एक सोप को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 मल्टीपल डेटा टाइप्स चाहिए। तो इसी वजह से जो एरे है वो चूंकि सेम डेटा टाइप को सिर्फ स्टोर कर सकता है, तो हम एरे को यूज़ करके रियल लाइफ के प्रोग्राम के ऊपर काम नहीं कर सकते। हमें फिर इसीलिए उसके बाद जो है वो आपका एरे के बाद स्ट्रक्चर जो है STRUCT जो है वो C++ में ये डेटा टाइप आई थी कि आप जो है मल्टीपल डेटा टाइप को इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये भी एरे की जो है एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है या डिसएडवांटेज है। तो आगे चलते हैं। सो एरे और लीनियर एरे, एरे भी कहते हैं तब भी वो लीनियर है, लीनियर एरे कहते हैं। असल में लीनियर एरे यहाँ पे जो है 1 डायमेंशनल एरे के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जैसे मैंने अभी बताया कि एरे में आप सिर्फ सेम डेटा टाइप यूज़ कर सकते हैं, यानी अगर इंट एरे है तो आप इंट ही डेटा में कर सकते हैं। तो होमोजीनस मीन सेम टाइप ऑफ डेटा जो आप उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं। सो एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड थ्रू इंडेक्सेस, आप एरे यूज़ भी कर सकते हो, जो आप करली ब्रैकेट्स में इंडेक्स डालते हैं, आई वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल, और वो आई आप फॉर लूप के थ्रू, ऐसा आप कहते हैं ना, फॉर आई इज इक्वल टू 1 to n, तो वो जो आई की वैल्यू चेंज हो रही होती है वो आई तो आपका इंडेक्स होता है जो आप ब्रैकेट में करते हैं। तो आप एरे के हर एलिमेंट को उसके इंडेक्स के थ्रू जो है वो आप लोकेट करते हैं। और अभी हमने बताया कि एलिमेंट जो है वो सिक्वेंशियली जो है वो स्टोर होते हैं मेमोरी लोकेशन में, और आपके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो ये आम तौर पर हम एन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसको हम लेंथ या साइज ऑफ द एरे कहते हैं। और जो आपका जो आपका लास्ट एलिमेंट होता है जिस जगह पे, वो आपका अपर बाउंड होता है, यानी आपका लार्जेस्ट इंडेक्स होता है। जैसे आप कहते हैं ना 5 लोकेशन कह रहे, तो 5 जो होगा वो आपका अपर बाउंड होगा या लार्जेस्ट इंडेक्स होगा, और 0 या 1 जो होगा वो आपका लोअर बाउंड होगा या स्मॉलेस्ट इंडेक्स होगा। यानी जहाँ से आपका एरे शुरू होता है वो लोअर बाउंड है या स्मॉलेस्ट इंडेक्स है, जैसे 0 या 1, और जहाँ पे आपके एरे की लोकेशन ख़त्म हो रही हैं वो आपका अपर बाउंड है या लार्जेस्ट इंडेक्स है, जैसे मैं कह दूँ कि 5, ठीक है। तो अगर हमने n निकालना हो कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने स्टोर हो सकते हैं, तो अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। फॉर एग्जांपल अगर अपर बाउंड आपका
5 है, और आपका लोअर बाउंड अगर मैं 0 ले लूँ तो 5 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, यानी 6 एन के, क्योंकि आप 0 से अगर शुरू करें तो 0 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स आप टोटल उसके अंदर जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी लेंथ या साइज ऑफ द एरे होगा अगर आप 0 से स्टार्ट करें। ठीक है, और अगर आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो फिर दायरे आपके 5 होगा। तो लेंथ जो है या एन की वैल्यू जो है वो आप इस तरीके से मालूम कर सकते हैं। अगर लोअर बाउंड आपका 1 है तो फिर आपका अपर बाउंड अगर 5 है तो 5 माइनस 1 प्लस 1 वो आपका एन जो है वो 5 हो जाएगा। दैट मीन अगर आप 0 से स्टार्ट करें तो 0 1 2 3 4, यानी आप 5 एलिमेंट्स जो है या 5 लेंथ जो है वो आपके एरे की है। All elements in a linear array in a one dimensional array are written symbolically as 1 to n, यानी आपका A1 पे जो है A array का नाम है और 1 जो है वो उसका इंडेक्स है। तो ये तो जनरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, लेकिन जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करते हैं तो ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि आप अगर फोर्ट्रॉन या बेसिक वगैरह में करें तो ये वाली पैरेंथेसिस यूज़ होती हैं सबस्क्रिप्ट के लिए, और अगर आप सी और C++ और जावा के अंदर बात करें तो आप ये वाली सबस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, जो कि आप ऑलरेडी C और C++ में कर भी चुके होंगे। तो चूंकि हमने जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो इसलिए हमने यहाँ पे जावा लिखा हो। तो A0 मीन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, A1 मीन सेकंड एलिमेंट ऑफ द एरे, और इस तरीके से हम चलते जाते हैं। और AN-1 मीन लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। क्योंकि आपका सबस्क्रिप्ट 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका जो लास्ट एलिमेंट है वो N-1 पे पड़ा है, और अगर आपका सबस्क्रिप्ट 1 से स्टार्ट होगा तो फिर आपका लास्ट एलिमेंट जो है वो कहाँ पड़ा होगा, AN पे। ठीक है, तो चूंकि हमारा लोअर बाउंड 0 है तो हमारा अपर बाउंड N-1 है। अगर हमारा लोअर बाउंड 1 हुआ तो हमारा अपर बाउंड जो है वो क्या होगा, N होगा। फॉर एग्जांपल लोअर बाउंड 0 है तो 5 माइनस 1 4, यानी 0 से लेके 4 तक 5 आपके लोकेशन हो गए। और अगर आपका लोअर बाउंड 1 है तो फिर 5 माइनस 1 4, यानी आप फिर 4 लोकेशन आपकी हो जाए। ठीक है, तो ये लोअर बाउंड आप 0 ले लें या 1 ले लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है, अगर आप ये नहीं मेंशन करते हैं कि आपका एरे कहाँ से स्टार्ट हो, तो वो आपका एरे जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वन डायमेंशनल एरे इन मेमोरी। वन डायमेंशनल एरे को हम मेमोरी में या रैम में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, द प्रोसेस टू डिटरमिन द एड्रेस इन अ मेमोरी। यानी आपने किसी भी अगर एलिमेंट है उसका एड्रेस कैसे आप डिटरमिन कर सकते हैं, तो आपके पास फर्स्ट लोकेशन का एड्रेस होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड द बेस एड्रेस। जैसे मैंने आपको बताया कि एरे कंसेक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर है, वो इसीलिए है कि पहले एलिमेंट का एड्रेस जो है, जिसको बेस एड्रेस कहते हैं, वो कंपाइलर के पास होता है, और फिर वो रिलेटिव एड्रेस जो है, यानी कि सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का एड्रेस कैलकुलेट करता है रिलेटिव टू द बेस एड्रेस। ठीक है, रिलेटिव एड्रेस टू बेस एड्रेस थ्रू इंडेक्स फंक्शन। और वो इंडेक्स फंक्शन क्या है, वो ये लिखा हुआ है कि आप हर फॉर एग्जाम्पल आई की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो आप x1 का एड्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो x0 का एड्रेस है, जो बेस एड्रेस है जहाँ से एरे शुरू हो रहा है, 1200 प्लस आई। तो आई जो है वो आपका 1 है, तो 1200 प्लस आई इज 1201। जब 2 होगा तो 1200 प्लस 2 1202। ये एड्रेसेस चल रहे हैं। ठीक है, अब ये कौन सी डेटा टाइप है, ये करेक्टर डेटा टाइप है, यानी करेक्टर डेटा टाइप में हमारा हर करेक्टर जो है वो 1 बाइट्स लेता है। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें C और C++ की बात करें तो आपका यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि लेट करेक्टर यूजेस 1 लोकेशन स्टोरेज। अगर नहीं भी है C और C++ में, अगर हम जनरली भी बात करें तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि लेट सपोज 1 बाइट स्टोर करता है। तो अगर बेस एड्रेस 1200 है तो जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वह 1201 होगा, यानी जो 1 ये वाला जो सेकेंड एलिमेंट है, और इस तरीके से जो अगला होगा वो 1200 प्लस 2 1202 उसका एड्रेस होगा। अब अगर ये वाला हो x3, तो चूंकि i की वैल्यू 3 है, सबस्क्रिप्ट 3 है, तो 1200 प्लस 3 1203 नेक्स्ट लोकेशन का एड्रेस होगा। तो चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर ये करेक्टर डेटा टाइप है तो हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये 1 बाइट, हर करेक्टर 1 बाइट लेता है, तो इसका मतलब है कि 1200 पे पहला करेक्टर है, 1201 पे सेकेंड करेक्टर है, 1202 पे थर्ड करेक्टर है। तो ये वो इंडेक्स फंक्शन है जो हम यूज करते हैं कि आप बेस एड्रेस लेते हैं लोकेशन ऑफ x0 मीन अगर एरे का नाम हम x रखें तो जो 0 है दैट मीन पहला जो आपका एलिमेंट है, तो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट बेस एड्रेस इज कॉल्ड द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। और उसमें फिर आप नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट को ऐड करते जाते हैं, मगर जो भी सबस्क्रिप्ट है उसमें डेटा टाइप को जरूर देखा जाता है। अगर ये 1 आ गया है, आई की वैल्यू 1, और अगर ये इंट एरे है तो हम अगर एज्यूम करें कि इंट 4 बाइट स्टोर करता है, तो इसका मतलब है अगर पहला 1200 है तो दूसरा फिर आपका 1204 होगा, फिर अगला 1208 होगा, फिर 1212 होगा। इस तरीके से डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, और उस तरीके से वो सबस्क्रिप्ट आगे जाता है और डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करके उतने बाइट्स जो हैं वो आगे उसका एड्रेस कैलकुलेट करता है। तो अगर ये कंसेक्टिव लोकेशन का स्ट्रक्चर ना हो तो फिर इस तरह से पॉसिबल नहीं होता है।
तो अगर कंजक्टिव लोकेशन नहीं होंगी तो सिर्फ अगर बेस एड्रेस होगा कंपाइलर के पास तो उसके हिसाब से फिर वो आगे नहीं जा सकेगा, क्योंकि अगर ये एलिमेंट इसके साथ नहीं पड़ा कहीं और है तो इसका मतलब है फिर वो 1204 जो है उस पर वो नेक्स्ट एलिमेंट पे नहीं आ सकेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर वो हम 1 बाइट जो हमने करेक्टर में डिस्कस किया है, अगर हम उससे थोड़ा सा और एलेबोरेट करें, जैसे मैंने अभी आपको इंट के बारे में बताया, तो फॉर एग्जांपल हम जो है 4 बाइट है आपका इंटीजर, और लेट सपोज जो है सॉरी फॉर अ रियल नंबर आपका फ्लोट जो है लेट सपोज 4 बाइट है, आपका इंटीजर जो है वो 2 बाइट है और आपका करेक्टर 1 बाइट है। तो बजाय इसके कि हम इसको इस तरह से याद रखें, हम उस लोकेशन फंक्शन को मजीद जनरल कर लेते हैं, और वो क्या कहते हैं कि एड्रेस ऑफ लोअर बाउंड, यानी जो पहले एलिमेंट का एड्रेस है, जैसे हमने इसमें ये देखा कि 1200 था पहले एलिमेंट का एड्रेस। तो अब हम यहाँ पे जो i लिखा हुआ था इसके बजाय हम जनरल कर देते हैं फॉर्मूले को, हम w मल्टीप्लाई बाय i माइनस लोअर बाउंड कर देते हैं, वेयर w इज द लेंथ ऑफ मेमोरी लोकेशन रिक्वायर्ड। w ये वो है जो अगर आपने रियल नंबर किया, फ्लोट वगैरह किया है, डेसिमल है तो वो 4 बाइट है, इंटीजर है तो 2 बाइट है, और करेक्टर जो है वो 1 बाइट है। तो w हम इसके लिए कर लेते हैं, दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद i माइनस लोअर बाउंड। i वो आपका सबस्क्रिप्ट है जो चल रहा है, जैसे यहाँ पे ये i, जैसे i1 है, i2 है, i3 है, इस तरीके से। तो हम इस फॉर्मूले को जब इस तरह जनरल कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका लोअर बाउंड जो है वो 5 है और आपकी जो लोकेशन ऑफ लोअर बाउंड होगी वो 1200 है। अब हमने लोअर बाउंड यहाँ से 5 से शुरू कर दिया, यानी हमने लोअर बाउंड जो है वो 0 से शुरू नहीं किया। ऐसे एग्जांपल हम ले रहे हैं कि इफ़ लोअर बाउंड इज़ 5, यानी आपका एरे लेट सपोज 5 से शुरू हो रहा है, तो उसकी जो लोकेशन है या उसका एड्रेस जो है वो लेट सपोज 1200 है। जैसे यहाँ पे 0 था उसका जो है लोकेशन थी तो उसका 1200 था, लेकिन यहाँ हमें एज्यूम कर रहे हैं कि लेट सपोज लोअर बाउंड 5 है और उसका एड्रेस जो है वो 1200 है। तो इसका मतलब है कि हम लोकेशन ऑफ x8 कैसे निकालेंगे, यानी 5, 6, 7, 8। तो जो 8 का होगा वो किस तरीके से होगा कि आपके पास 8 जो है वो i की वैल्यू है, ये आपका सबस्क्रिप्ट है, और लोअर बाउंड जो है वो आपका क्या है 5 है। तो आप क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ x5, लोकेशन ऑफ लोअर बाउंड, अब लोअर बाउंड आपके पास यहाँ पे 5 है और उसका एड्रेस क्या है 1200, प्लस 4 जो है वो आपकी विथ है, क्योंकि आप लेट सपोज फ्लोट वैल्यू को कर रहे हैं तो आपने 4 बाइट कर दिया है, तो ये 4 है मल्टीप्लाई बाय i आपका क्या था 8, यानी आप x लोकेशन का जो है वो एड्रेस मालूम करना चाह रहे हैं 8 लोकेशन का। तो 8 आपका जो है वो i है और आपका लोअर बाउंड जो है वो 5 है, क्योंकि आपने कहा है कि आपका एरे जो है वो 0 की बजाय या 1 की बजाय 5 से स्टार्ट हो रहा है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1200 प्लस दिस आपका क्या बनेगा 1212। ठीक है, अब अगर मैं पिछले वाले फिगर में जाके देखूं तो लेट सपोज ये आपका जो x0 यहाँ पे अगर आप 5 एज्यूम कर लें तो 5, 6, 7, 8 बेसिकली हम इस जगह को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो अगर ये 1200 है तो 4 के हिसाब से ये 1204 होगा, ये 1208 होगा और ये 1212 होगा। तो हमें मैनुअली भी नज़र आता है कि ये 1212 निकलता है, जो कि हमने इस फॉर्मूले की मदद से भी हमने यहाँ पे लोकेशन जो है वो 8 जो था इंडेक्स उसकी हमने निकाल लिया 1212। तो मैनुअली भी हमने वेरीफाई कर लिया कि 5, 6, 7, 8 जो 8 लोकेशन का मेमोरी एड्रेस बनता है वो क्या बनता है 1212। अब हम सबसे पहले ट्रावर्सिंग के एल्गोरिथम को, यानी मैंने अभी बताया आपको कि हम 3 मेजर ऑपरेशन के ऊपर जो है वो बात करेंगे हर डेटा स्ट्रक्चर में, ट्रावर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। और ट्रावर्सिंग में मैंने आपको बताया कि आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, आपकी सर्चिंग भी कवर हो जाएगी, आपकी सॉर्टिंग भी कवर हो जाएगी और आपकी मर्जिंग भी कवर हो जाएगी। क्योंकि ट्रावर्सिंग का क्या मतलब है, ट्रावर्सिंग ऑपरेशन मीन विजिट एवरी एलिमेंट वंस, कम अज़ कम एक दफ़ा आप डेटा जो स्टोर है एरे के अंदर उसको कम अज़ कम आप एक दफ़ा अगर एक्सेस करें तो इस ऑपरेशन को हम क्या करते हैं ट्रावर्सिंग कहते हैं। यानी शॉर्ट वर्ड में डेटा को एक्सेस करने को हम ट्रावर्सिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रिंट करना है तो ज़ाहिर है आपने सारे डेटा को प्रिंट करना है, तो एटलीस्ट वंस आप सब डेटा को एक्सेस करेंगे, तो दैट मीन कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ट्रावर्सिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ट्रावर्सिंग कैसे करते हैं, यानी हमने फर्स्ट एलिमेंट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक अगर एक्सेस करना है लेट्स सपोज प्रिंटिंग के लिए, तो एल्गोरिथम क्या बनता है जिसको फिर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे कि आपका जो k है वो लोअर बाउंड है, लेट्स सपोज k एक वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है जो कि लोअर बाउंड पे सेट है। ठीक है, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारा लोअर बाउंड जो है वो 0, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपने किस तरह से करना है, रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2, ये दोनों स्टेप्स आपने रिपीट करने हैं, लूप के अंदर लगाने हैं, जब तक आपका के जो है, जो कि लोअर बाउंड पे था, जब तक वो अपर बाउंड से लेस है या इक्वल है, यानी जब तक आपका के 0 से स्टार्ट होके अपर बाउंड तक नहीं जाता, आपने हर एलिमेंट को विजिट करना है और आपने उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करना है। वो प्रोसेस प्रिंटिंग का भी हो सकता है, वो प्रोसेस कोई सर्चिंग का भी हो सकता है, वो प्रोसेस आपका सॉर्टिंग का भी हो सकता है। तो आपने एक एक एलिमेंट को लेना है, यानी एल ए के लीनियर एरे, जो भी एरे है उसमें के की जो भी वैल्यू है, जो इनिशियली आपकी लोअर बाउंड यानी 0 से शुरू हो रही है, आप पहले एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, उस पर प्रोसेस करेंगे, फिर के को बढ़ाएंगे तो अगला एलिमेंट आ जाएगा, और ये इस तरीके से आप एंड तक जाएंगे जब तक कि आपका के जो है वो लास्ट लोकेशन तक नहीं आता। यानी दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो आप एक फॉर लूप लगाएंगे, जो कि अगर हम आई को या के को ही हम सपोज, तो हम के को लेट सपोज 0 से शुरू करेंगे और एन तक ले जाएंगे, और हम हर एक एलिमेंट को प्रिंट करेंगे या उसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। वेरी सिंपल अप्रोच है। तो हम रिपीट स्टेप 2, हम स्टेप 2 को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपका के जो है वो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रावर्सिंग का एल्गोरिथम है। अब हम आ जाते हैं इंसर्शन के एल्गोरिथम की तरफ। अच्छा, इंसर्शन में जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इंसर्शन में 3 केसेस हैं। या तो आप एरे के बिल्कुल फ्रंट पे करें, यानी शुरू में करें, बिगिनिंग में करें, बिगिनिंग भी कह सकते हैं, फ्रंट भी कह सकते हैं, या आप एरे के मिडल में करें, या आप एरे के एंड में करें। ठीक है, एंड या बैक, एंड को हम बैक भी कह सकते हैं। अब अगर आपने इंसर्शन बिगिनिंग में करनी है या फ्रंट में करनी है, तो उसमें भी आपको तमाम जैसे आपको नज़र आ रहा है ये डेटा यहाँ पे है। ठीक है, तो लेट सपोज ये यहाँ तक कोई इसकी लिमिट है, कोई साइज है इसका जहाँ तक ये जा रहा है। ठीक है, लेट सपोज इसका साइज के था, तो जब आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करेंगे तो जाहिर है के की बजाय फिर इसका आप एक और बढ़ा देंगे तो k+1 हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इंसर्ट करते हैं, आपने कुछ डेटा लाइक इंसर्ट कर दिया है, लेकिन अब अगर आप इसके बिगिनिंग में या फ्रंट पे अगर आप इंसर्ट करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना डेटा यहाँ पे है, क्योंकि पहले आपको ये वाली जगह एम्प्टी करनी पड़ेगी, तो ये तमाम का तमाम डेटा आपको राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी फॉर एग्जांपल 5 वाला जो डेटा है वो 6 लोकेशन पे आएगा, तब 4 वाला जो है वो 5 पे आएगा, 3 वाला 4 पे आएगा। इस तरीके से आप सारा डेटा पहले राइट पे शिफ्ट करेंगे और फिर आप इस जगह को खाली करके यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि बिगिनिंग या फ्रंट पे एरे को इंसर्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, या तमाम के तमाम डेटा को आपको शिफ्ट करना पड़ता है। और अगर आप एज्यूम करें कि आपका डेटा ऑलरेडी फुल है और आपके पास जगह ही नहीं है आगे एरे में, तो फिर इसका मतलब ये है कि आप वो इंसर्शन नहीं कर सकते। तो फ्रंट पे इंसर्ट करना या बिगिनिंग में इंसर्ट करना आपके लिए एक डिफ़िकल्ट या टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है एरे के अंदर। सिमिलरली अगर हम मिडल में भी आ जाएं, तो मिडल में भी जब वर्स्ट केस देखा जाता है मिडल का, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 तरह के केसेस होते हैं, वर्स्ट केस, एवरेज केस और बेस्ट केस। बेस्ट केस क्या है इस सिलसिले में? बेस्ट केस ये है जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इंसर्ट आइटम एट द बैक इज ईजी। ये बेस्ट, ये बैक क्या है, ये यहाँ बस लास्ट, अगर आपका यहाँ पे 18 है तो ये लास्ट एलिमेंट तो आप यहाँ पे इंसर्ट करें, तो दैट इज वेरी इजी। आप बिग O1 यानी एक ही साइकिल में आप यहाँ पे एलिमेंट इंसर्ट कर देंगे। तो इसका मतलब है इंसर्शन एट द एंड और बैक इज वेरी इजी, क्योंकि आपको किसी डेटा की मूवमेंट नहीं करनी पड़ती। आप सिंपली k इज इक्वल टू k+1 या n इज इक्वल टू n+1 एक लोकेशन आगे बढ़ा के आप डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपने बिगिनिंग में करना है, जैसे मैंने अभी बताया, या मिडल में करना है, अब बिगिनिंग यहाँ पे क्यों स्पेसिफिकली नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब मिडल का लफ्ज लिख दिया है तो मिडल में आपका ये बिगिनिंग भी कवर हो जाता है, क्योंकि मिडल का वर्स्ट केस ये है कि यहाँ पे, ठीक है, मिडल ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मिडल का वर्स्ट केस जो है ना वो फर्स्ट एंट्री को भी कवर कर लेता है। समझ आ गई है? तो इसका मतलब ये है कि बेस्ट केस जो ये है कि हमने किसी डेटा को ना छेड़े, हमने एंड पे इंसर्ट करना हो, जिसको हम बैक कह रहे हैं। तो इंसर्ट आइटम एट द बैक इज इजी इफ देयर इज अ स्पेस। अगर वहां पे स्पेस है, फॉर एग्जांपल आपके 10 साइज का एरे का और 10 के 10 ऑलरेडी है, फिर तो स्पेस ही नहीं है, इसका मतलब है फिर तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर स्पेस है तो सिंपली आपने वहां पे इंसर्ट कर देना है और n को बढ़ा देना है। लेकिन अगर आपने इंसर्शन करनी है मिडल में मैं दोबारा बता दूं, मिडल का मतलब कोई भी मिडल है। वर्स्ट केस मिडल का क्या है? बिगिनिंग।
तो बिगिनिंग से लेके सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक तमाम का तमाम मिडल में शामिल होता है, ठीक है। तो इंसर्ट आइटम इन द मिडल रिक्वायर्स द मूवमेंट ऑफ ऑल एलिमेंट टू द राइट एज शोन इन फिगर। यानी आप ये देखें कि आपने तमाम एलिमेंट्स को राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, चाहे आप पहली लोकेशन पे करें, सेकंड पे करें, थर्ड पे करें। तो सपोज यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि हमने थर्ड लोकेशन पे एक नया डेटा इंसर्ट करना है। इसका क्या मतलब है? शिफ्टिंग आइटम फॉर इंसर्शन एट पोजीशन 3। आपको अगर इस पोजीशन पे न्यू आइटम, ये देखिए न्यू आइटम अगर आपने यहाँ पे इंसर्ट करना है तो आपके इससे ऑनवर्ड जितना डेटा है वो आपको राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा। समझ आ गई है? तो इसका मतलब है कि एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका बेस्ट केस ये है कि आप एट द एंड या बैक पे इंसर्ट कर दें, वो इसका बेस्ट केस है। उसमें आपका कोई टाइम कंज्यूमिंग या डेटा मूवमेंट या नहीं है, और उसको हम बिग O1 यानी 1 साइकिल में आप जो है वो काम कर लेंगे। लेकिन अगर आपने मिडल में करना है जिसमें कि आपका फ्रंट भी शामिल है, तो फिर आपको तमाम का तमाम डेटा जो है वो राइट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, जो कि एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एक साइकिल में नहीं हो सकता। इसके ऊपर जो है वो आपका अगर बहुत बड़ा एरे है तो काफ़ी आपका इसके ऊपर जो है प्रोसेसर वो टाइम लगा सकता है। सो इट मीन्स कि हमने इंसर्शन एल्गोरिथम को इस हवाले से देखा है कि हम एट द एंड भी इंसर्ट कर सकते हैं और हम मिडल में भी इंसर्ट कर सकते हैं, जिसमें आपका फ्रंट भी जो है वो कवर हो जाता है। तो हम तीनों केसेस हमने देख लिए कि इंसर्शन एट द बिगिनिंग, इंसर्शन इन द मिडल एंड इंसर्शन एट द एंड। अब हम इसके एल्गोरिथम को जो है वो देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लीनियर एरे है, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो n है, और k जो है वो हम उसको पहले लोअर बाउंड पे सेट करेंगे और फिर उसको अपर बाउंड तक ले जाएंगे। एक काउंटर वेरिएबल है, जैसे आप अभी तक प्रोग्रामिंग के कोर्सेज में आई जिस तरह आप एक काउंटर वेरिएबल यूज करते थे, और आइटम जो है वो एलिमेंट है जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह से करेंगे? आप लोअर बाउंड को अगर 0 पे सेट कर दें तो आपका j जो है वो n-1 है। अब ये आप n को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि ये आपके जो वेरिएबल्स हैं वो मेन से पास हुए। अगर आप इन्हीं को यूज़ करेंगे तो वो चूंकि की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो फिर आप मेन में जाके दोबारा प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए जो हमने वेरिएबल्स पास किए हम लोकल वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं। तो j को हम सेट करते हैं n-1, क्योंकि हम लोअर बाउंड 0 ले रहे हैं। अगर हम लोअर बाउंड 1 लें तो j को हम किस पे सेट करेंगे? n पे सेट करेंगे, ठीक है। और k जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट होगा, और जब तक वो लेस देन n। अब ये इक्वल टू n क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। तो 0 से जब तक ये n तक नहीं आता, आपका k जो काउंटर वेरिएबल है वो चलता रहेगा, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि रिपीट स्टेप 2.1 एंड 2.2 वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। अब j जो है वो हमने n पे, लेट सपोज 5 है, तो हमने j को सेट कर लिया है। j इज एक्चुअली जो है डुप्लीकेट वेरिएबल फॉर द n, क्योंकि मैंने बताया कि हम लोकल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो k जो है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और लेस देन j तक जाएगा, ठीक है। तो जब तक j ग्रेटर यानी k जब तक लेस देन इक्वल टू j है, या j जो है जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू k है, तो बेसिकली k जो है वो काउंटर वेरिएबल है जो 0 से स्टार्ट हो रहा है और आपका लास्ट एलिमेंट तक जा रहा है, जिसको हमने j n की बजाय हमने इसको j के नाम से किया है, ठीक है। तो क्या करेंगे? शिफ्ट टू द राइट ऑल एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट को राइट शिफ्ट। अब राइट शिफ्ट कैसे होता है? j+1 पे j आ जाएगी, यानी अगर फॉर एग्जांपल आपका मैं 0 से स्टार्ट करूं तो आपका 1 पे जो है वो 0 आ जाएगा, आपका 2 पे जो है आपका 1 पे है वो 0 आ जाएगा, क्योंकि आप राइट शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपका जो है वो 3 पे 2 आ जाएगा, आपका 4 पे 3 आ जाएगा। तो एक एक एलिमेंट सारे आपके राइट को शिफ्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। और आप चूंकि आपका j+1 पे जो आप जो है राइट को शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट से, तो इसलिए आपका j जो है वो j इक्वल टू j-1। हर टाइम आप j को डिक्रीज करेंगे, क्योंकि j ने बेसिकली n से शुरू हुआ है और कहाँ तक जा रहा है? 0 तक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट एलिमेंट पहले शिफ्ट होगा, यानी अगर लास्ट जो है वो 5 है तो 5 वाला 6 पे जाएगा, फिर आप j को डिक्रीज करेंगे 4, तो 4 वाला 5 पे जाएगा क्योंकि j+1 है, और फिर इस तरीके से j को 3 करेंगे तो 4 पे जो है वो 3 चला जाएगा। इस तरीके से j को डिक्रीज करते जाएंगे और तमाम के तमाम एलिमेंट्स आप राइट साइड पे शिफ्ट करते जाएंगे। और जब आपकी वो वाली स्पेस एम्प्टी हो जाएगी जहां पे आपने इंसर्ट करना है, तो वहां पे आप उस लोकेशन पे आप जो है वो आइटम को जो है वो इंसर्ट कर देंगे। और आप क्योंकि एक नए एलिमेंट को आपने इंसर्ट किया, तो n भी जो है वो आपका n+1 यानी आपका एक डेटा जो है वो ज्यादा हो गया, ठीक है।
सिमिलर आपका डिलीशन एल्गोरिथम है। अब हम इसको मजीद और डिटेल में, जैसे हमने इंसर्शन में अच्छे तरीके से आपको बता दिया, तो अपोजिट है डिलीशन इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल वही 3 केसेस हैं, अगर आपने एंड से डिलीट करना है, ये बेस्ट केस है, बस डिलीट कर दें, बाकी डेटा को नहीं छेड़ना। लेकिन अगर आपने मिडल में करना है जिसमें आपका बिगिनिंग भी कवर होता है, तो जैसे आप ये थर्ड लोकेशन को डिलीट कर रहे हैं, तो तमाम का तमाम डेटा यहाँ लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इंसर्शन में राइट शिफ्ट करना पड़ता है, डिलीशन में आपका तमाम का तमाम डेटा कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये गैप है और इसको कवर करना पड़ेगा। ठीक है। और आपका चूंकि वहां पे n जो है वो n+1 हो गया था इंसर्शन में, क्योंकि आपने एलिमेंट इंक्रीज किया था। यहाँ पे चूंकि आप एलिमेंट डिक्रीज कर रहे हैं, तो अगर आपका k है तो वो k-1 हो जाएगा, अगर आपका k+1 है तो वो क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है। तो लेट्स सपोज हम यहाँ से 19 हमने डिलीट किया, ठीक हो गया। तो जब हमने 19 को डिलीट किया तो हमने तमाम के तमाम एलिमेंट्स को लेफ्ट शिफ्ट किया। अब देखें आपका जो 44 था, उसके बाद आपका ये था 3 पे, आपका 19 था, अब आपका 100 जो है वो 3 पे आ जाएगा। ये देखें इस तरीके से आपके तमाम के तमाम एलिमेंट जो हैं वो लेफ्ट पे शिफ्ट हो गए। और अगर हम इसका एल्गोरिथम देखें तो इसका मतलब ये है कि उसी तरीके से आपने k से लेके n-1 तक आना है और तमाम के तमाम एलिमेंट्स को आपने बैकवर्ड शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट में क्या होता है कि i+1 पे i ले आओ, और लेफ्ट शिफ्ट में क्या है कि i पे i+1, यानी 3 पे जो है वो 4 ले आओ, 4 पे जो है वो 5 ले आओ, पीछे को आप जा रहे हैं, आप गैप फिल कर रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद आपका n भी जो है वो n-1 हो जाएगा, यानी आपका एक एलिमेंट वहां से निकल गया तो आपका n भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। यानी 5 है तो 4 हो जाएंगे, 10 है तो 9 हो जाएंगे, क्योंकि आपने एक एलिमेंट डिलीट कर दिया। सो ये तो हमने इंसर्शन देख ली, डिलीशन देख ली और ट्रावर्सिंग देख ली। अगेन इसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ कि इंसर्शन आपने हर डेटा स्ट्रक्चर में बिगिनिंग में भी देखनी है, मिडल में भी देखनी है और एंड में भी देखनी है। डिलीशन भी इसी तरह बिगिनिंग में भी देखनी है, मिडल में भी देखनी है और एंड में भी देखनी है। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें मिडल को, तो मिडल का मतलब जो है वर्स्ट केस में बिगिनिंग भी उसके अंदर शामिल है। तो हम स्पेसिफिकली अगर बिगिनिंग ना भी कहें तो हम 2 लफ्ज कह सकते हैं, मिडल और एंड। यानी अगर हमने मिडल से डिलीट करना है तो क्या होगा, इंसर्ट करना है तो क्या होगा, एंड पे इंसर्ट करना है तो क्या होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि अगर हमने एंड में इंसर्ट करना है, बैक साइड पे इंसर्ट करना है, तो बिग O1 यानी हमें किसी डेटा को नहीं छेड़ना, हमने डायरेक्टली जाके बस एलिमेंट इंसर्ट करना है और n की वैल्यू को n+1 कर देना है। अगर हमने मिडल में करना है तो हमें तमाम के तमाम एलिमेंट को पहले राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और फिर हमें वो लोकेशन खाली करके, चाहे वो फर्स्ट लोकेशन है, चाहे वो सेकंड है, चाहे वो थर्ड है, चाहे वो फोर्थ है, वो एम्प्टी हो जाएगी। तो फिर हम अपना आइटम उसमें इंसर्ट कर देंगे और हम n=n+1 कर देंगे, यानी एक लोकेशन हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। तो ये हमने देख लिया इन द बिगिनिंग, इन द मिडल और इन द एंड। सिमिलर इज द केस विद द डिलीशन। अगर आपने मिडल से करना है तो मिडल का वर्स्ट केस ये है कि वो बिगिनिंग भी हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट भी हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, फोर्थ भी, सवाए एंड वाले को छोड़ के। तो अगर आपने एंड से डिलीट करना है वो सिंपल है, बिग O1 में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका मिडल है तो वो जो वर्स्ट है वो n है, यानी बिग O(n), क्योंकि n- आपका 1 से लेके n-1 तक तमाम मिडल में आता है। तो अगर हम इसको n-1 को बिग O(n) कह दें, क्योंकि n-1 या n एक ही चीज है, तो बिग O(n) n को बिलोंग करेगा आपका मिडल का इंसर्शन या डिलीशन। क्योंकि आपने इंसर्शन में तमाम के तमाम जो है वो आपने 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 एंड भी हो सकता है। डिलीशन में भी आपका 1 से लेके n-1 सेकंड लास्ट तक हो सकता है, सिर्फ लास्ट जो है वो आपका बेस्ट केस है। ठीक है, यानी लास्ट के बाद। तो आपका जो मिडल की इंसर्शन और डिलीशन है वो बिग O(n) को में बिलोंग करेगी। वो हम आगे और डिटेल में भी देखेंगे, क्योंकि आपका आपने वर्स्ट केस में n टाइम जो है वो आपको सारे काम करने पड़ते हैं। ठीक है, वो शिफ्टिंग जो आपको करनी पड़ती है। और सिमिलरली अगर हम ट्रावर्सिंग देखें तो ट्रावर्सिंग भी आपका बिग O(n) को करता है बिलोंग, इसलिए कि आपने फर्स्ट एलिमेंट से शुरू करना होता है और n तक जाना होता है। ठीक है। तो ये हमने इंसर्शन देख ली, डिलीशन देख ली और ट्रावर्सिंग देख ली। अब जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपका सर्चिंग, सॉर्टिंग, मर्जिंग वो तमाम भी आपका ट्रावर्सिंग में आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन, या जिसको आप सर्चिंग, बेशक आप इसको यूँ समझिए कि हम सर्चिंग का काम करें, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन में वही 3 मेजर हैं, इंसर्शन, डिलीशन और ट्रावर्सिंग। बाइनरी सर्च या सॉर्टिंग अगेन ट्रावर्सिंग के अंडर आता है, तो उसको अलग से हमें करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती अनटिल एंड अनलेस हम कोई एल्गोरिथम ऐसा पढ़ें। तो जैसे हम यहाँ पे एक एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं
एरे की, कि अगर हमें एरे में कोई चीज़ फाइंड आउट करनी हो, सर्च करनी हो, तो हमारे पास कितने किस्म के एल्गोरिथम अवेलेबल हैं। तो याद रखें कि एरे के अंदर अगर आपने किसी डेटा को सर्च करना हो तो आपके आपके पास दो तरह के एल्गोरिथम्स होते हैं। जो हम इस वक्त पढ़ रहे हैं वो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम जो है, बाय का मतलब होता है टू, यानी हर टाइम आप एरे को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो बाइनरी सर्च एल्गोरिथम इज एफिशिएंट इफ द एरे इज सॉर्टेड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आपका एरे सॉर्ट नहीं होगा, आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम सही आंसर आपको नहीं देता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एरे को सॉर्ट करना होता है। ठीक है, जो हम आगे जब सॉर्टिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे तो हम डेटा को सॉर्ट करने के काफ़ी सारे एल्गोरिथम जो है वो डिस्कस करेंगे और उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल हम चूंकि एक एरे की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं सर्चिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी जाके नहीं कर रहे हैं। तो बाइनरी सर्च मीन कि आप एरे के अंदर, ये एल्गोरिथम है जिससे आप एरे के अंदर कोई डेटा जो है वो ढूंढ सकते हैं कि वो मौजूद है या नहीं है, और अगर है तो वो किस लोकेशन पे है। तो बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम की पहली रिक्वायरमेंट यह है कि आपका एरे जो है वो क्या होना चाहिए, सॉर्टेड होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? A binary search is used whenever the list starts to become large. Consider to use binary searches whenever the list contains more than 16 elements. अच्छा, अब ये क्या चीज़ है? क्योंकि जाहिर है रियल लाइफ में हमारे पास स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट तो नहीं होते, पहले भी मैंने आपको बताया। तो रियल लाइफ का डेटा ग्रो करता रहता है और काफ़ी ज़्यादा होता है। तो अगर हम बाइनरी सर्च यूज़ ना करें, जो कि अभी आपको नज़र आएगा कि ये बड़ी एफिशिएंटली आपको एरे को हर दफ़ा दो दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, और आप अननेसेसरी डेटा को सर्च नहीं करते, विच सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हम इसके कंपैरेटिवली जब दूसरा सर्चिंग एल्गोरिथम देखेंगे विच इज सिक्वेंशियल, यानी आप पहले एलिमेंट से शुरू करके लास्ट तक जाएं, तो ये बड़ा फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जब भी आपके पास डेटा जो है वो ज़्यादा होता है, जो कि नॉर्मली रियल लाइफ में होता है, तो आप अपना रिक्वायर्ड डेटा फाइंड आउट करने के लिए एरे के केस में सिक्वेंशियल सर्च की बजाय आप बाइनरी सर्च को आपको प्रेफर करना चाहिए। सो द बाइनरी सर्च स्टार्ट्स बाय टेस्टिंग द डेटा इन द एलिमेंट एट द मिडल ऑफ द एरे। ये क्या करता है बाइनरी सर्च? मैंने आपको बताया कि टू पार्ट्स में एरे को डिवाइड करता है, यानी टू इक्वल पार्ट्स में। तो इसका मतलब ये है कि मिडल ऑफ द एरे इसके पास आ जाता है, और उस मिडल वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिलेक्ट करता है कि उसको लेफ्ट साइड ऑफ द एरे को दोबारा कंसिडर करना है या राइट साइड ऑफ द एरे को। इफ इट इज इन द फर्स्ट हाफ, यानी आपका जो रिक्वायर्ड डेटा है अगर वो मिडल वैल्यू से पीछे है, यानी फर्स्ट हाफ में है, तो हमें फिर सेकंड हाफ को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और अगर वो सेकंड हाफ में है, देन वी डू नॉट नीड टू टेस्ट द फर्स्ट हाफ, तो हमें फर्स्ट हाफ को फिर कर। तो इन अनदर वर्ड वी एलिमिनेट हाफ द लिस्ट फॉर फर्दर कंसिडरेशन, यानी आप हर स्टेप में आप एक एक हाफ जो है वो एरे का एलिमिनेट करते जाते हैं। तो आपका जो सर्चिंग एरिया होता है वो काफ़ी हद तक श्रिंक होना शुरू हो जाता है। तो फिर आप जल्दी जो है अपना रिक्वायर्ड डेटा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वी रिपीट दिस प्रोसेस, यानी हर दफ़ा आप मिडल वैल्यू, वो जो आपने हाफ सेलेक्ट किया, दोबारा उसमें से मिडल वैल्यू निकालेंगे और फिर आप उसमें से एक और हाफ एलिमिनेट करेंगे। तो ये प्रोसेस आप रिपीट करते रहेंगे अंटिल वी फाइंड द टारगेट और डिटरमिन दैट इट इज़ नॉट इन द लिस्ट। या तो वो आपका टारगेट होगा, एलिमेंट होगा आपका एरे के अंदर, तो आपको मिल जाएगा, और या अब अगर नहीं होगा तो तब आपको जो है वो आउटपुट उसका आ जाएगा। यानी दो सूरतों में आप ये प्रोसेस जो है वो स्टॉप करेंगे, या तो आपको टारगेट मिल जाए या वो टारगेट उस डेटा के अंदर ना हो। ठीक है। तो हम बाइनरी सर्च को जो है थोड़ा मजीद देखते हैं कि टू फाइंड द मिडल ऑफ द लिस्ट वी नीड 3 वेरिएबल। हमें क्यों 3 वेरिएबल चाहिए? एक तो हमें बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट चाहिए, एक हमें आइडेंटिफाई द मिडल ऑफ द लिस्ट चाहिए, और एक हमें जो है एंड ऑफ द लिस्ट। तो हम मिडल कैसे निकालेंगे? बिगिनिंग और एंड को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मिडल वैल्यू आ जाएगी। तो हमें 3 वेरिएबल चाहिए, बिगिनिंग कहाँ से हो रही है, एंड कहाँ पे हो रहा है, और मिडल वैल्यू हम बिगिनिंग और एंड को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके निकालेंगे। ठीक है, ये भी हम आगे चल के देखते हैं। और हमारे पास प्रोसेस को स्टॉप करने के कौन से दो केसेस हैं? द टारगेट इज इन द लिस्ट, या तो टारगेट या डेटा आपका है तो टारगेट फाउंड हो जाएगा और आपको उसकी लोकेशन मिल जाएगी, एंड द टारगेट इज नॉट इन द लिस्ट, कि वो आपका जो डेटा या टारगेट है वो लिस्ट में है ही नहीं। तो इसका मतलब है आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो एरे में लाए ही नहीं करता। हम पहले केस को देख लेते हैं कि लेट्स सपोज एज्यूम वी वांट टू फाइंड 22 इन अ सॉर्टेड लिस्ट। अब हमने पहले ये देखा कि बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम जो है वो सिर्फ सॉर्टेड डेटा के ऊपर काम करता है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपके पास 12 लोकेशन का एरे है, 0 से लेके 11 तक है, और उसमें ये तमाम डेटा जो स्टोर है ये आपको नजर आ रहा है कि ये सारा सॉर्टेड फॉर्म में।
ठीक है। तो हमने पहला केस करना है कि हम एज्यूम करते हैं कि हमें यहाँ पे टारगेट या डेटा मिल जाएगा, तो हमें नज़र आ रहा है कि 22 यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब हमने फाइंड करना है बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम से कि 22 की हमें जो लोकेशन है वो ये पता चलनी चाहिए कि ये इस लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो हमने 3 इंडेक्सेस चाहिए थे वो थे फर्स्ट, मिडल और लास्ट। अब अगर आप ये देखें तो आपका जो फर्स्ट है वो 0 है लोकेशन, और आपका जो लास्ट है वो लोकेशन है 11। और आपने मिड कैसे निकाला है, 0 + 11 डिवाइडेड बाई 2, जैसे मैंने पहले आपको बताया। तो ये आपका बनता है 5.5। तो हम जो है डेसिमल वैल्यू उसको ट्रंकेट करते हैं और हम सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेते हैं। तो 5 जो है हम इंट वैल्यू इसकी लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि मिडल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 5। हमारे पास फर्स्ट जो थी वो 0 थी, लास्ट जो है वो 11 है, और मिड वैल्यू हमारे पास क्या आई है 5 आई। इसका मतलब ये है कि ये मिड वैल्यू जो 5 है इस पे हम चेक करेंगे एट इंडेक्स लोकेशन 5 द टारगेट इज ग्रेटर देन द लिस्ट वैल्यू। हम जो मिड वैल्यू निकल आई है उस पे जो एलिमेंट है उससे अपने टारगेट को कंपेयर करेंगे जो कि 22 है, जिसको हमने फाइंड आउट करना है कि क्या वो मिडल वैल्यू से लेस है या ग्रेटर है। अगर वो मिडल वैल्यू से लेस होगा तो हम इस हाफ की तरफ आ जाएंगे क्योंकि डेटा सॉर्टेड फॉर्म में है, और अगर वो मिडल वैल्यू से ग्रेटर है तो हम इस हाफ की तरफ आएंगे क्योंकि वो इसी हाफ में एग्जिस्ट करेगा अगर वो मिडल वैल्यू से ग्रेटर है, बिकॉज द डेटा इज सॉर्टेड। ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि आपका जो 22 है वो जो मिडल वैल्यू है 21 उससे ग्रेटर है, तो हम ये वाला हाफ एलिमिनेट करेंगे लेफ्ट हाफ, और हम राइट हाफ की तरफ आ जाएंगे। सो देयरफॉर एलिमिनेट द एरे लोकेशन 0 थ्रू 5, जो 0 से लेके 5 तक लोकेशन थी यानी मिडल वैल्यू के साथ उसको शामिल करें, ये वाले हम सारी एलिमिनेट कर देंगे। हम इसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, इस पे जाएंगे ही नहीं, हमारा बहुत सारा टाइम इससे सेव हो जाएगा। हम अपनी सर्च को नैरो करेंगे और हम मिड +1, मिड आपके पास 5 आया था तो आप मिड +1 से एरे शुरू कर लेंगे, यानी मिड +1 से लेके लास्ट तक का एरे आप ले लेंगे। यानी आप 22 से लेके 91 तक आप एरे को कंसिडर करेंगे और दोबारा वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। वो प्रोसेस क्या है कि आपका ये जो मिड +1 है ये फर्स्ट बन जाएगा और आपका 11 जो है वो लास्ट है, और दोबारा आप मिडल वैल्यू निकालेंगे 6 + 11 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो ये हम देख लेते हैं, ये देखें 6 + 11 डिवाइडेड बाई 2। तो आपकी मिडल वैल्यू क्या निकली 8। अब आपकी मिडल वैल्यू 8 है, आपकी फर्स्ट जो थी वो 6 थी, आपकी लास्ट 11 और आपकी मिडल वैल्यू जो है वो क्या है 8। और 8 पे हमने जाके देखा कि 62 है। नो टारगेट हमारा क्या था 22। अब दोबारा आप कंपेयर करेंगे कि 22 जो है जो टारगेट है वो 62 से लेस है। इसका मतलब ये है कि हमने ये वाली ये जो लेफ्ट सब एरिया है इसको देखना, ये तो पहले एलिमिनेट हो गया ना। ठीक है। अब हमारे पास ये 6 और 7 जो है वो लेफ्ट एरे में, और राइट एरे में क्या है 9, 10 और 11। तो हमने चूंकि हमारी जो टारगेट वैल्यू है वो 62 से लेस है तो हम इस वाले हाफ को ले लेंगे। ये पहले ही खत्म हो चुके हैं, अब इसमें सिर्फ ये 2 एलिमेंट्स हैं 22 और 36। तो इसका मतलब है कि हमारा फर्स्ट 6 ही रहेगा और हमारा जो लास्ट है वो हमारा ये वाला हो जाएगा यानी 36 हो जाएगा। ठीक है। तो ये देखें मिड -1 यानी हम मिड -1 को जो है वो लास्ट ले लेंगे। तो आपका लास्ट मिड -1 7 हो गया, आपका फर्स्ट जो है वो 6 हो गया। तो आपने जब 6 + 7 करके विच इज़ 13 और 13 को 2 पे डिवाइड किया तो आपकी मिड की वैल्यू जो है वो क्या हो गई आपकी 6 आ गई। ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपके पास फर्स्ट भी 6 है, आपके पास मिडल भी 6 ही आया है। तो जब आप 6 पे जाके मिडल वैल्यू 6 पे जाके एलिमेंट को चेक करते हैं तो वो आपका 22 आता है जो कि आपका टारगेट है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप कर लेंगे क्योंकि आपको टारगेट अचीव हो गया, आपको 22 मिल गया है और उसका आंसर ये आया कि ये 6 लोकेशन पे यानी मिडल की वैल्यू बेसिकली आपको जो है वो डिजायर्ड एलिमेंट की लोकेशन जो है वो बताती है। तो इसका मतलब है इसका आंसर ये आएगा कि आपका जो टारगेट वैल्यू थी 22 वो आपकी लोकेशन नंबर 6 के ऊपर एग्जिस्ट करती है। और यहाँ पे आप ये प्रोसेस स्टॉप कर लेंगे क्योंकि आपका टारगेट जो है वो फाउंड हो गया है। ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो तो आपने ये एक चीज़ लिखी हुई है कि जब भी आपका जो फर्स्ट है अगर वो मिडल से आगे चला जाए तो इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको फंक्शन को टर्मिनेट करना। तो अभी हम अगला केस जाके देखते हैं, टारगेट नॉट फाउंड। सो सेकंड केस इज टारगेट नॉट फाउंड केस। ये कैसे होगा? दिस इज डन बाय टेस्टिंग। अगेन आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है। अब लेट्स सपोज हम एज्यूम करते हैं कि हमने 11 को फाइंड आउट करना है। ठीक है। 11 हमारा टारगेट है जिसको हमने फाइंड आउट करना है, और आप ये देख रहे हैं हमें वैसे भी नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पे 11
है कि नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो हम प्रोसेस के जरिए कर लेते हैं। आपका फर्स्ट 0 हो गया, अगेन उसी उधर से ही आप दोबारा से करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट से। आपका फर्स्ट 0 है, आपका लास्ट 11 है, मिडल वैल्यू हमने पहले भी निकाली थी 5 आई थी, मिडल वैल्यू पे आपका 21 है, जबकि आपका 11 जो है वो लेस देन 21 है। इसका मतलब आपने ये वाला हाफ छोड़ देना, राइट वाला आपने ये वाला हाफ ले लेना है, यानी फर्स्ट से लेके मिड -1 तक आपने ये वाला ले लेना है, 0 से लेके 4 तक, या मिड -1 ले लेंगे, ठीक है। तो जब आप मिड -1 लेंगे, यानी आपका जो है फर्स्ट जो है वो 0 होगा, और आपका मिड -1, मिड 5 था तो लास्ट जो है वो मिड -1 है, तो लास्ट आपका 4 हो जाएगी। देखिए ये वाला आपने एरे ले लिया। और आपने मिडल वैल्यू कैसे निकाली, 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, जो आपका 2 निकला। तो आपकी मिड वैल्यू क्या निकला है, 2। जब आपने मिडल वैल्यू 8 के साथ अपनी टारगेट वैल्यू 11 को कंपेयर किया, तो 11 जो था वो 8 से ग्रेटर था। तो आप ये वाला हाफ छोड़ देंगे, आप ये वाला हाफ ले लेंगे जो 10 और 14 है, यानी आप मिड +1 को फर्स्ट ले लेंगे। अब आपका मिड +1 फर्स्ट हो गया, और लास्ट आपका यही रहेगा, यानी आपका फर्स्ट 3 हो गया, और आपका लास्ट जो है वो क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो जब आप 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो आपकी मिडल की वैल्यू क्या आएगी, 3। अब आपका फर्स्ट भी 3 पे था, आपकी मिडल की वैल्यू भी 3 आई है। जब आपने मिडल की वैल्यू पे जाके चेक किया, तो वो तो आपकी टारगेट वैल्यू नहीं है, आपकी टारगेट वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर है। इसका क्या मतलब है कि आप फिर यहाँ पे आ जाएंगे, इसका मतलब है आप मिड +1 ले लेंगे। जब आप मिड +1 लेंगे फ्रंट को या फर्स्ट को, तो आपका फर्स्ट जो है वो 4 तक वो 4 पे आ जाएगा, ठीक है। आपका फर्स्ट भी 4 पे है, आपका लास्ट भी 4 पे है, दोनों आपके एक ही इंडेक्स के ऊपर है, फर्स्ट भी 4 पे है और लास्ट भी आपका 4 पे है, ठीक है। तो क्या होगा, जब आप फर्स्ट भी 4 है, लास्ट भी 4 है, तो 4 + 4 8 करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो आपका मिडल भी जो है वो 4 पे आ जाएगा। अब आपका मिडल अगेन 4, वहां पे आपको नजर आ रहा है कि आपका एलिमेंट जो है वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, 11 इज लेस देन 14। अब जब आप 11 इज लेस देन 14, तो आप फिर पीछे की तरफ आप कहते हैं मिड -1, तो आप फिर जो है वो फर्स्ट को जो है वो मिड -1 लेके आप सॉरी मिड -1 जो है वो लास्ट हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। आपका लास्ट जो है वो मिड -1 3 हो जाएगा, और फर्स्ट आपका 4 है। अब फर्स्ट जो है वो लास्ट से ग्रेटर हो गया, लास्ट कम हो गया है। तो जब आपका लास्ट 3 हो गया और फर्स्ट जो है वो 4 है, क्योंकि रूल ये है कि आप अगर आपका 11 लेस देन 14 है, तो आपने इस तरफ को जाना है, तो इसका मतलब है लास्ट को आपने मिड -1 लेना है। तो मिड -1 इज 3, तो लास्ट 3 हो गया, फर्स्ट 4 है। अब फर्स्ट जो बिगिनिंग जो है वो एंडिंग से बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे जाके आपका जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपका बिगिनिंग जो है वो एंड से ग्रेटर नहीं हो सकता, या ये एक जगह पे हो या बिगिनिंग जो है वो लास्ट से क्या हो, कम हो, ठीक है। तो अब हम इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। हमने जो वेरिएबल यूज करने हैं उसमें हम आइटम हम उसको लेंगे जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। लोअर बाउंड एरे जहां से स्टार्ट हो रहा है, अपर बाउंड एरे जहां पे खत्म हो रहा है। डेटा जो उसके अंदर सारा सॉर्टेड डेटा है वो डेटा है। ST मीन स्टार्टिंग लोकेशन, मिड मीन मिडल लोकेशन, और लास्ट मीन लास्ट लोकेशन ऑफ द एरे। ये हम एब्रीविएशन या जिसको आप वेरिएबल कह लें, या अभी आगे एल्गोरिथम में यूज कर रहे हैं। तो एल्गोरिथम क्या है बाइनरी सर्च का, कि आपका स्टार्ट लोअर बाउंड से है और आपका लास्ट है जो है वो अपर बाउंड है। मिड वैल्यू आप कैसे निकालते हैं, स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, अभी हम देख चुके हैं। और आप 3 और 4 स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपका आइटम या तो मिल नहीं जाता और यहाँ पे जो है वो नहीं एग्जिस्ट करता, ठीक है। 2 केसेस हैं। तो आपने क्या करना है, जब तक आपका स्टार्ट लेस देन और इक्वल टू लास्ट है, जब भी स्टार्ट लास्ट से बड़ा हुआ वहां पे आपका एल्गोरिथम रुक जाएगा। एंड सेकेंडली ये 2 कंडीशन है, जब तक आपको मिडल वैल्यू पे अपना आइटम नहीं मिलता तब भी आपने 3 और 4 स्टेप रिपीट करने हैं, और जब तक आपका स्टार्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट है। ये दोनों कंडीशन है, एंड लगा हुआ है। इनमें से अगर एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हुई, जैसे कि नॉट फाउंड के केस में स्टार्ट लास्ट से आगे चला गया था, तो आपकी चूंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो फिर आपका ये स्टेप जो है ये रिपीट नहीं होंगे। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। जब तक आपको मिडल पे आइटम नहीं मिलता और जब तक आपका स्टार्ट लेस देन इक्वल टू लास्ट है, आप ये स्टेप्स रिपीट करेंगे कि आप मिडल वैल्यू निकालेंगे और चेक करेंगे अगर आपका आइटम जो है वो मिडल वैल्यू से लेस है, तो आप जो है लास्ट को पीछे ले जाएंगे मिड -1 पे, और अगर आपका जो आइटम है वो मिड वैल्यू से ग्रेटर है एल्स, तो फिर आप क्या करेंगे,
स्टार्ट को मिड प्लस वन पे ले आएंगे। अगर आपका आइटम जो है मिडल वैल्यू से लेस है तो आप लास्ट को पीछे करेंगे मिड माइनस वन, क्योंकि आपने लेफ्ट हाफ द एरे लेना है। और अगर आपका आइटम जो है वो मिडल से ग्रेटर है तो आपने राइट हाफ ऑफ द एरे लेना है, यानी आपने स्टार्ट को वहां से हटा के मिड प्लस वन पे ले आना है। ये आप स्टेप करते जाएंगे और हर दफा आप मिड वैल्यू निकालते जाएंगे जब तक कि आपको या आइटम ना मिल जाए या आपका स्टार्टिंग जो है वो लेस देन इक्वल टू लास्ट तक रहे और ग्रेटर ना हो जाए। ठीक है, और अगर आपको मिल जाता है तो वही आपकी लोकेशन है, जो मिडल वैल्यू है वही आपकी लोकेशन है जहाँ पे आपका डेटा एग्जिस्ट करता है। और अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो आपकी लोकेशन जो है वो क्या आनी चाहिए, नल आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है। अब हम आ जाते हैं मल्टी डायमेंशनल एरेज। अगेन मल्टी डायमेंशनल एरे मीन्स कि ये इसमें 2 या मोर सबस्क्रिप्ट, 2 डायमेंशनल एरे 3 4 5, हम प्रैक्टिकली 7 या 9 डायमेंशन तक एरे जो है वो अपनी लैंग्वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो हमने आपने किया होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी कोर्सेज में कि m क्रॉस n, यानी m मीन रोज और n मीन कॉलम। ये आपकी रोज है, जैसे यहाँ पे 0 से लेके 24 मीन 25 आपकी रोज हैं, और आपके कितने कॉलम हैं, 0 से लेके 3 तक 4 कॉलम है। ठीक है, तो आपकी 25 रोज हैं, ये देखिए 25 इंटू 4, 25 आपकी रोज हैं और 4 आपके क्या है, कॉलम है। मैथ में ऐसे ऐसे एरे को हम मैट्रिक्स कहते हैं और बिजनेस एप्लीकेशन में हम इसको टेबल कहते हैं। शॉर्टली आपका जो 2 डायमेंशनल एरे है उसको हम ग्राफिकली इस तरह से करते हैं कि रोज बनाते हैं और हर रो के जो है वो कॉलम्स होते हैं। लेकिन अगर हम मेमोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो हर डायमेंशनल एरे मेमोरी में लीनियरली होता है, यानी 2 डायमेंशनल एरे भी लीनियरली ही आपका यानी एक डायमेंशन में ऑरिजेंटली या वर्टिकली स्टोर होता है। 3 डायमेंशनल भी, 4 डायमेंशनल भी, क्योंकि वो बेस, इसका बेस एड्रेस, यानी बेस एड्रेस क्या है, 0 पे जो पड़ा है ये इसका बेस एड्रेस है, और उसके हिसाब से ये पहले अपनी पहली पूरी एक रो को कंप्लीट करता है, फिर सेकंड रो के। तो ये लीनियरली चूंकि एड्रेसेस होते हैं, लेट सपोज ये अगर 2000 पे है तो ये 2000, अगर इंट है या सॉरी करेक्टर है तो 1 बाइट, इंट है तो जैसे ये 2000 पे है तो ये 2004 पे होगा, ये 2008 पे होगा, ये 2012 पे होगा, फिर ये 2016 पे होगा। ये इस तरीके से चूंकि एड्रेसेस होते हैं तो ये लीनियरली स्टोर हो जाता है, और एड्रेसेस से जो है वो ये एज अ 2 डायमेंशनल एरे जो है वो काम करता है। ठीक है, तो मल्टी डायमेंशनल एरे या 2 डायमेंशनल एरे यहाँ पे हम ले रहे हैं। जावा में कैसे करते हैं, जावा में जो है 2 डायमेंशन के लिए 2 ब्रैकेट्स लगाते हैं, 1 डायमेंशन के लिए 1 लगाते हैं, 3 हो तो फिर हम 3 ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमने एरे डिक्लेयर किया स्टूडेंट मार्क्स, और हमने इस तरीके से एरे में न्यू से जो है जावा में एरे डिक्लेयर करते हैं, इसके बगैर नहीं होता है। तो यहाँ पे भी डेटा टाइप लिखते हैं और यहाँ पे न्यू के साथ भी डेटा टाइप लिखते हैं, और बताते हैं कि कितनी रोज और कितने कॉलम का आपको एरे डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ द एरे करके फिर आप कह रहे हैं कि 0 पे आपने 88 इंसर्ट करना है, 01 पे आपने 78 इंसर्ट करना है। आप एक एक करके इनिशियलाइजेशन कर दें, या अगर आपने ये 3 लाइन नहीं करनी है तो आप डायरेक्ट इनिशियलाइजेशन कर दें हर रो की। देखें 88 78 66 89 फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। अगर आप डायरेक्ट यूँ इनिशियलाइजेशन कर दें तो तब भी आपके ये तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं। जितनी आप इनिशियलाइजेशन करेंगे वहाँ से वो रोज़ उठा लेगा, जितने आप वैल्यूज, जैसे 4 वैल्यूज दे रहे हैं हर रो में तो यहाँ से कॉलम उठा लेगा, और वैल्यूज तो आप दे ही रहे हैं। तो आप इस एक लाइन से भी ये 3 लाइन का काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है।